नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आज सबको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अजीत पाना। अजीत पाना को कौन नहीं जानता। राजस्थान नहीं पूरे देश में का लाखों दिलों की हिफाजत अब तक ये कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज हमने डॉक्टर अजीत पाना जी को ही क्यों चुना, उसके बारे में थोड़ा मैं संक्षेप में बता देता हूँ बातचीत से शुरू होने से पहले कि जिस तरह से 2020 के बाद जिस तरह से घटनाएं सामने देखने को मिल रही है। 2020 के पहले भी घटनाएं होती थी, साइलेंट अटैक की, कार्डियक अरेस्ट की, तमाम तरह की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था, पब्लिक में खबरें नहीं आती थी, लेकिन अब आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हाल ही में यदि मैं लोकल स्तर पर राजस्थान की बात करूं कि एक खिलाड़ी को खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। हाल ही में पूरे भारत में जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ था सूर्य नमस्कार में, प्राणायाम में, 54 साल के व्यक्ति, उनकी मौत हो जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसी तमाम तरह की मौतें हो रही है, लेकिन जागरूकता के लिए क्या कर रही है भारत सरकार और डॉक्टर्स लोग, आप इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये एंजाइटी दूर हो, किस तरह से अपने दिल की हिफाजत करें, अपने शरीर की हिफाजत करें, जिससे जीवन ठीक से चले। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजीत सर। और अजीत सर के बारे में बता देता हूँ, जितना सरल सहज है और जाने माने, मतलब इंडिया के टॉप 5 की यदि बात हो और अजीत पाना जी का नाम ना हो तो ये नामुमकिन है। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यू भारत न्यूज में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो उसके ऊपर सर बड़ी एंजाइटी, हमारे पास सवाल आते हैं कि एंजाइटी के दौर से गुजर रहे हैं, जब से ऐसी घटनाएं मैगजीन्स में, पेपर्स में, टीवी चैनल के माध्यम से जब सुनने को मिलती है तो एक तमाम तरह की पीढ़ी हर उम्र दराज भावुक हो जाता है। जिस तरह से भी मैंने बताया, आखिरकार कारण क्या है इसका पीछे और क्या समाधान है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, लोग ये सोचते हैं कि हार्ट अटैक तब होगा जब कोई नस 90% या 80% ब्लॉक होगी। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात ये है कि जानलेवा हार्ट अटैक जब होते हैं जब ब्लॉक 30, 40 या 50% होता है। जो वो 30, 40, 50% ब्लॉक होता है उसको हम सॉफ्ट प्लाक कहते हैं, यानी कि बहुत ही हल्का होता है, वो पतला होता है। और वो कभी हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं या भाग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो प्लाक टूट जाता है। जैसे ही वो टूटता है उस पे कोशिकाएं जमा हो जाती हैं जिनको प्लेटलेट कहते हैं, और नस एकदम बंद हो जाती है 100%। किसी भी एक आम आदमी की अचानक 100% नस बंद होने से ज्यादातर मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु का कारण जो है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एक तरह का दिल के दौरे का टाइप है। तो ये मेरा कहना है कि ये जो अचानक होने वाली चीज़ें हैं, ये एंग्ज़ायटी से तो रिलेटेड हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को ये सँभालने के लिए कि हमें अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। और ये मानना कि जब मैं 60 साल का होऊँगा तब ब्लड टेस्ट कराऊँगा, अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी धारणा गलत है। 30 साल की उम्र भी है तो भी एक बार 2 साल में कम से कम अपने ब्लड टेस्ट, कुछ और जाँचें, डायबिटीज़ की जाँचें, ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेक, ये करते रहना चाहिए। ब्लड टेस्ट में हमें क्या देखना है? हमें देखना है कोलेस्ट्रॉल। पहले लोग ये सोचा करते थे कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, तो या ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल या मेरा कोलेस्ट्रॉल कम है। तो ये भ्रांति भी अब खत्म हो गई है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा और कम शब्द ही खत्म हो गए। अच्छा, ये खत्म हो गया? हाँ, अब क्या है, हम ये देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में रेशो क्या कह रही है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल कहते हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड वो कम होना चाहिए। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है लेकिन ये अनुपात ठीक नहीं है तो भी आप एक रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, लेकिन सर मैं बात, आप जो बता रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। एक बड़ी बड़ी बात आपने बोली कि अभी भी स्क्रीनिंग नहीं करा रहे हैं, अभी भी टेस्ट नहीं करा रहे। मतलब कॉर्पोरेट्स में तो एक कल्चर आ चुका है कि टाइम के अकॉर्डिंग उनका एक पैकेज डिसाइड कर दिया गया है कि आप 6 मंथ्स में या 12 मंथ्स में आपका अपना चेकअप कराना है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इतनी जागरूकता नहीं है। लेकिन हम सरकार की बात नहीं करेंगे, आम आदमी को भी सोचना चाहिए अपने शरीर के लिए। कभी शुगर होते हुए भी दवा नहीं लेते, अरे यार मीठा खाने से शुगर हुई है तो मीठा बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल ऑयली चीज खाने से बढ़ा है तो ऑयली चीज बंद कर दो, ऐसी धारणाएं रहती है। लेकिन कभी चीनी खाने से शुगर नहीं होती है, ये बात है। या चीनी खाना बंद कर देंगे तो शुगर लेवल बिल्कुल डाउन आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये भी तथाकथित बातें हैं। ऐसी समाज में, सोसाइटी में इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको सही तरीके से समझाएं। अभी भी लोग हमेशा इसी तरह की पहल करते हैं, शुगर हो गई तो दवा मत लो, बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, इस तरह की बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि सरकार भी कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बड़ा मैसेज आता था,
और वो काफ़ी न्यूज़ में, चैनल्स में, नेशनल न्यूज़ में भी आता था कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको ये नियम उठाना चाहिए, आपको जाँचें करनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो सरकार, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो अपने मैसेज भेजती रहती है। लेकिन जो आपने बात कही कि अगर मैं खुद ही जागरूक नहीं हूँ, तो सरकार भी क्या करेगी? पहले लेवल पे तो मुझे जागरूक होना है। तो इस जागरूकता में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बताई, खाना। खाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तानी डाइट शुरुआत से ही कार्बोहाइड्रेट रिच है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? आलू, चावल, चपाती, चीनी। अब आप अगर एक नॉर्मल थाली देखेंगे हिंदुस्तानी आदमी की, तो उसकी चपाती में 4 या 5, उसकी थाली में 4 या 5 तो चपाती होंगी। इतनी छोटी कटोरी दाल की होगी, छोटी-सी कटोरी सब्जी की होगी, सलाद के नाम पे 2 फाँक खीरे की होंगी, 1 मूली और 1 प्याज होगा वो भी कुछ। मुश्किल से खाते हैं। हाँ, वो भी और छोटे में। और अचार होंगे, तरह-तरह के पापड़ होगा, और उसके ऊपर से जो है भुजिया ले लेंगे, बीकानेरी भुजिया या कोई भी भुजिया, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी भुजिया होगा। प्लेन दही नहीं खा के बूंदी रायता हाँ, खाएँगे। तो अब क्या हुआ, हमने इस पूरी अगर थाली का देखें तो हमने प्रोटीन खाया नहीं, फाइबर खाया नहीं, कार्बोहाइड्रेट खा लिया हमने, क्योंकि रोटी खा गए हम सारी की सारी। कार्बोहाइड्रेट सीधा का सीधा जब जाके मेटाबॉलिज्म जब उस पचता है, तो जाते-जाते फैट कंटेंट को बढ़ाता है। तो शुगर हमारे खाने से, अगर हम चीनी ज़्यादा खाते हैं, मिठाई ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को इफ़ेक्ट करती है। और ये जो बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई कि लोग बाग डायबिटीज़ का तो मज़ाक उड़ाते हैं। और हमें ये जान के आश्चर्य होगा कि कुछ समय में हिंदुस्तान में हर 10 में से 4 आदमी डायबिटिक होंगे। सर चीन के बाद भारत का नंबर तो आ ही रहा है। और कोई बड़ी भारत बात ऊपर नहीं निकल है, चुका है। भारत बहुत ऊपर निकल चुका है। डायबिटीज स्क्रीनिंग जब होगी पूरी प्री डायबिटिक का यदि स्क्रीनिंग हो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें भी लोगों को क्या है, भई डायबिटीज़ पता लग गई। तो एक बड़ी अजीब धारणा है लोगों में कि मैं अगर रसगुल्ला खा रहा हूँ तो, और मैं उसके ऊपर डायबिटीज़ की गोली खा लूँगा, तो ये जो डायबिटीज़ की गोली है, उस रसगुल्ले को न्यूट्रलाइज़ कर देगी, मेरे शरीर को कुछ नहीं होगा। सर वैसे हार्ट में भी है भ्रांति कि है ना, ऑयल जम गया तो गर्म पानी पीने लग जाओ, डॉक्टर के पास जाने की ऐसा जरूरत नहीं कुछ है, नहीं गुनगुने पानी से ऑयल निकल जाता है। जैसा मैंने कई जगह ना, ये हाँ, बातें आप करी तो सही कह सुनने को रहे हैं। ऐसा मिलता है, आप तब सही कह उनको रहे हैं। समझाते हैं तो हम गलत साबित हो जाते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये जैसे भ्रांति गलत है कि अगर मैंने शुगर ज़्यादा खाई और मैं डायबिटीज़ की दवाई अपने आप से बढ़ा दूँगा, तो वो उस शुगर को न्यूट्रलाइज़ कर देगी, मार देगी, ये गलत है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, तो उसके जीवन में शुगर एग्ज़िस्ट नहीं करती, उसको मिठाई, चीनी, शक्कर, बूरा, ये कोई भी चीज़ नहीं खानी है। उसको सीधा-सीधा नुकसान पहुँचाएगी, और डायबिटीज़ कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, धीरे-धीरे शरीर को मारती है। और ये जो आपने बात कही कि वाक़ई में लोग ये सोचते हैं कि मैंने घूप घी पी लिया, तो गर्म पानी पी लूँ। नहीं, अगर घी का मात्रा आपके खाने में ज़्यादा होगी, तो वो कहीं न कहीं तो जमा होगा ही। और सर कभी-कभी एक और बात और कहना चाहूँगा, ज़्यादा खा लिया तो चलो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो, वो पच जाएगा, ऐसा भी कहते हैं। नहीं, हार्ड पच वर्क करना। अगर ज़्यादा खा लिया है, आप पैदल चलोगे, हाँ, पच तो जाएगा, लेकिन ये कहना कि वो आपके शरीर को फ़ायदा देगा, नहीं है। अगर कभी भी कसरत करनी हो, तो 4 घंटे का खाली पेट होना चाहिए। अगर खाली पेट नहीं हो, तो वो एक्सरसाइज़ हार्ट को, शरीर को नहीं लगती। 4 घंटे का खाली पेट हुए बिना एक्सरसाइज़ करना गलत है। तो अगर हम खो छोटी-छोटी चीज़ें अपने जीवन में सुधार लें, जैसे कि यंग एज से अपनी जाँचें करानी शुरू कर दें, खाने पे नियमित ध्यान दें। कभी-कभी तो आप देखिए, खीर, पूरी, कचौड़ी कुछ भी खाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं खाइए, लेकिन रोज़ अगर ये खाएँगे, रोज़ 10 चाय पिए दिन में पिएँगे, 2 समोसे खाएँगे, फिर कहेंगे मुझे भूख नहीं लग रही, और घर में जाके खाना नहीं खाएँगे, तो ये तो गलत कर रहे हो, आप अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हो। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया भारत में है। बढ़िया। और हिंदुस्तान में पहले महिलाओं के अंदर स्मोकिंग कम थी, अब महिलाओं के अंदर भी स्मोकिंग उतनी बढ़ गई है, इसीलिए महिलाओं में भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती चली जा सर रही मुझे है। अल्कोहल की अल्कोहल का डायरेक्ट लिंक तो नहीं है हार्ट की बीमारी से, लेकिन अल्कोहल अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट पे इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल जमा होता है नसों में। तो ये लोगों का है कि मेरे को अल्कोहल पीने से हार्ट की बीमारी नहीं होती, ये भी गलत है। हार्ट की बीमारियों को डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट इनडायरेक्टली अल्कोहल भी हार्ट की बीमारियाँ करता है। वो एक लोग एक चीज़ का नाम लेते रहते हैं कि रेड वाइन पीने से, लेकिन वो भी स्टडी बहुत पुरानी है, लेकिन वो उसको कंठस्थ नहीं कह सकते कि वो ये स्टडी ये बताए कि रेड वाइन पीने से हार्ट की बीमारी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रांतियाँ हैं।
अगर आप अल्कोहल लेते हो हफ्ते में 3 बार 70-80 ml से ज़्यादा नहीं हो तो फिर भी है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मत 70-80 ही। ml तो मतलब उनको जचता नहीं है, 70-80 वो ml। फिर बेकार है, फिर तो नुकसान होगा ही होगा किसी न किसी तरह। इसीलिए यंग एज में भी लोगों की मौत हो रही है, जिम में जा रहे हैं लोगों की मौत हो रही है। हाँ सर, अब इस पर मैं एक सवाल आ रहा हूँ जिम वाले पे, यदि आपने बात ही स्टार्ट कर दिया है, ऐसे सवाल के जवाब आते हैं कि अरे यार खा के मरो। अब उदाहरण देते हैं कि देखो योगा करने वाला, दौड़ लगाने वाला, नियमित एक्सरसाइज करने वाला, जिम में जाने वाला, डॉक्टर खुद पूरा ध्यान रखता है, उसकी खुद की मौत हो रही है, या फला फला खिलाड़ी वो ऐसे चला गया है, वो इतना परहेज रखता था। इस तरह की और एग्जाम्पल देने लग गए हैं आजकल। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अचानक होने वाली प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है, मुझको, आपको, किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर हम अनुपात लगाएँ, तो जो अनियमित एक्सरसाइज़ करते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, खाने का प्रचलन ठीक नहीं है, स्मोकिंग करते हैं, वो 100 में से जो है 25 लोग मरते हैं, अच्छा। 100 में से 25। अच्छा। और जो नियमित व्यायाम करते हैं, नियमित सब कुछ करते हैं, वो 100 में से 2। लेकिन लोग किसकी बात करते हैं? उन 2 की जो नियमित व्यायाम करते हैं। भाई 100 में से 2 तो हो सकते हैं। हाँ। अब और जिमों में दो उसका मैरा प्रारब्ध जीवन का, वो किसी भी ईश्वर हाँ, ने उसको बुलाया हो। और मैराथन में, जिम में ज़्यादातर जो लोग जिनको ये कैटास्ट्रोफी, जिनको ये गड़बड़ होती है, उसका कारण है हाँ। कि वो क्या किस चीज़ से प्रभावित होते हैं कि मेरा एक दोस्त है, हाँ। वो जिम करता है, उसकी बॉडी ऐसी हो गई। तो वो ये चाहते हैं यंग लड़के या 35 साल का आदमी कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ही बिल्कुल सलमान खान बन जाऊँ। वो पॉसिबल नहीं है, उसने सालों की मेहनत करी है। तो धीरे-धीरे जिम को बढ़ाएँ। और मैं जिम ट्रेनर से भी ये कहूँगा कि जो भी नए आपके वहाँ पे आए हैं, उनको एक दिन में ही सारे व्यायाम मत सिखाओ। उनसे कहो पहले धीरे-धीरे, स्लोली अपने शरीर को वार्म अप करो। महीनों में धीरे-धीरे अपने आप की स्ट्रेंथ बढ़ाओ। लोग बाग आते हैं जिम में दौड़ने लगते हैं, वेट उठाने लगते हैं और ट्रेनर भी कुछ नहीं बोलते। उससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं या कोई और दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम ग्रेजुएटेड एक्सरसाइज करेंगे, पहले दिन ही अपने आप को हीरो नहीं बनेंगे, तो जिम करने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब जैसे मैराथन कभी दौड़े नहीं, कॉम्पिटिशन में आ गए 15 किलोमीटर दौड़ दिए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी। अब एक सवाल है गूगल डॉक्टर। जब से मोबाइल और इंटरनेट सबके हाथ में आया, सब लोग अब मोबाइल डॉक्टर बन चुके हैं। सब किसी भी तरह की बीमारी होती है, गूगल पर सर्च करके दवा खुद लेने लग जाते हैं। इससे WHO की भी रिपोर्ट बता रही है, अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की आई है, उसकी वजह से भारत के अंदर लाखों लोगों ने 2019 से लेके 2023 के बीच में लाखों लोगों ने जान गंवाई है, मतलब गलत दवा लेने से। उन्होंने अपनी बॉडी को गूगल पर डाल दिया, सर्च कर लिया और दवा खुद ने मंगवा ली, ले ली, जिससे उनकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हुए हैं। इस पर मैं चाहता हूँ न्यू भारत न्यूज के माध्यम से एक अपील होनी चाहिए। जब से इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, तो बड़ी दम अचंभित करने वाली बात है। गूगल से 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान, तो एक व्यक्ति अपने आप से अपने सिम्पटम गूगल पे डाल के दवाई ले लेता है। और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी हिंदुस्तान में क्या है, मैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कोई भी दवाई ले सकता हूँ। यहाँ कोई फार्मासिस्ट तो है नहीं कि जब तक डॉक्टर का पर्चा नहीं होगा दवाई नहीं मिलेगी। भाई यहाँ से गाँव में जाके कहीं से भी उसने पढ़ा और दवाई ले ली। तो वो ना तो फार्मासिस्ट को पता, ना गूगल में उसने पढ़ा कि उस बीमारी के साइड इफेक्ट, उस दवा के साइड इफेक्ट भी हैं। तो वो साइड इफेक्ट से गड़बड़ हो जाती है, उससे उसके शरीर को नुकसान हो जाता है, जो कि वो सारा कुछ पढ़ नहीं सकता। भाई मेडिसिन 15 साल की तपस्या के बाद कोई आदमी सीखता है। तो एक तो गूगल से नुकसान ये है कि गूगल आपको डिटेल में साइड इफेक्ट बता ही नहीं सकता। साइड इफेक्ट ना पता होने से, उस की मात्रा को ना समझने से आप एक दवाई लेते हो किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के, आपको नुकसान हो जाता है। दूसरा, लोग बागों के अंदर एंग्जाइटी हो जाती है क्योंकि वो उनके पेट में दर्द हुआ और वो गूगल पे करते हैं पेट में दर्द, तो गूगल तो पेट में दर्द का कारण कैंसर भी बता देगा। अब फिर उसके बाद शुभ होने लगता है, मेरे कैंसर हो गया, मेरे कैंसर हो गया, मेरे हार्ट की बीमारी हो गई, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। सारा दिन वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। फिर जब वो उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और शरीर को नुकसान होंगे। बहुत से लोग डॉक्टर मेरे पास आते हैं, बहुत से लोग गूगल से पोथे बना बना के लाते हैं कि साहब ये है, ये है, ये है। मैं कहता हूँ कि भैया मैंने इतने साल पढ़ाई करी है, मैं 25 साल से हार्ट सर्जरी कर रहा हूँ, ये मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये गूगल तुमको क्या समझाएगा? तो गूगल से थोड़ी इन्फॉर्मेशन चलिए लेना ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं, बट उसकी बात पे अमल नहीं करना चाहिए, आपको एक एक्सपर्ट की बात पे अमल करना चाहिए। और मैं ये सब फार्मासिस्ट से कहूँगा, फार्मासिस्ट एसोसिएशन को ऐसा करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल स्टोर पे आके दवाई ले रहा है तो कम से कम उससे कहें कि तुम मुझे डॉक्टर का पर्चा दिखाओ। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर किसी भी पर्चे के, बगैर किसी डॉक्टर के पर्चे के अपने आप से दवाई उसको ना दें। क्योंकि ना तो फार्मासिस्ट को, जो कंपाउंड बैठा हुआ मेडिकल स्टोर पे लड़का, उसको ना उस बीमारी की
पता है ज्यादा कि उस दवाई की क्या साइड इफेक्ट है, और ना गूगल बता सकती सारी चीजें जो साइड इफेक्ट है। इससे मरीज को या उस व्यक्ति को जो दवाई ले रहा है नुकसान होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सब फार्मा कंपनी के लोगों से और फार्मासिस्ट से और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पैसे, आप पैसे के चक्कर में दवाइयां ना दें। एक सवाल मेरा, अब 2 सवाल ही है, पहला सवाल अंतिम सवालों में जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी क्या दिनचर्या रहती है सर? दर्शकों को पता लगना चाहिए कि डॉक्टर साहब की क्या जीवन शैली है, थोड़ा बताइए आप अपनी भी। देखिए, क्या मैं खाते, क्या पीते, कैसे दो लाइफ तीन को? चीजें हैं जो मैं एक डिफरेंट करता हूँ। एक, मैं रात को मैं टीवी नहीं देखता, क्या बात ना मैं पिक्चर देखता ना मैं टीवी देखता, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत देखो। मेरा मानना ये है कि अगर मेरा काम इतना इंटेंस है कि अगर रात को मैं जाके टीवी देखूंगा तो मेरी आंखें थक जाएंगी। है? अब मैं सारे दिन माइक्रोस्कोप पे काम करता हूँ, तो मेरे घर में किसी भी कमरे के अंदर टीवी नहीं है, टीवी नहीं है। किसी भी कमरे में नहीं है, ना बच्चों के, ना मेरे, ना किसी के कमरे में। एक कॉमन प्लेस पे टीवी है, संडे को हम टीवी देखते हैं, तो मैं टीवी नहीं देखता, पिक्चर नहीं देखता, इसलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ। कितने बजे सो जाते हैं? मेरा स्लीपिंग टाइम है 10 o'clock। कभी कभी 10:30 हो जाते हैं, बट हाँ ऐसा भी होता है कि रात को पूरी रात नहीं सोए, अस्पताल आ गए, हाँ, वो बात अलग है। कोई भी बट इमरजेंसी हाँ, पीरियड, इमरजेंसी, अगर कोई वो आपकी इमरजेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर इमरजेंसी नहीं है, मैं रूटीन उसमें हूँ, दिनचर्या में हूँ, तो मैं 10 मैक्सिमम 10:30 हो जाता हूँ। मेरा गोल्फ का टाइम है 5:30, टी ऑफ करता हूँ, 5:30 बजे गोल्फ पहुंच जाता हूँ मॉर्निंग में मॉर्निंग। इसका मतलब हुआ कि तो मैं आप कौन खेलते हैं? पौने 5 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, और मैं लंच का नहीं करता, फ्रूट्स खाता हूँ, क्योंकि अगर मैं लंच करूंगा तो मेरे को सर्जरी करने में थकान महसूस होगी या मैं स्लो हो जाऊंगा। तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और डिनर करता हूँ, लंच नहीं करता। ये बस जरूरी नहीं है आप ऐसा करो, बट मैं कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा नहीं खाता, रोटियां ज्यादा नहीं खाता, और मेरा मेन खाना जो है प्रोटीन है। मैं नॉन वेजिटेरियन थोड़ा बहुत खाता हूँ, अंडे भी खाता हूँ, और फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाता हूँ, और दालें बदल बदल के खाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एक ही तरह की दाल खाने की आदत हो जाती है। मैं नमकीन नहीं खाता, मैं अनफ्राइड चीजें नहीं खाता, कोशिश करता हूँ, बट हाँ कभी होटल में गए तो सब कुछ खाता। कुछ कभी-कभी अगर हमारी कोई ऐसी पार्टी है तो मॉडरेशन में अल्कोहल मैं, बहुत लिमिट हाँ से, हाँ, बिल्कुल वो आप वो जैसे 60 अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो फिर 70 लोग क्या कहेंगे। अब और वैसे भी हाँ, होता भी नहीं है, सिर दर्द हो जाता है अगर कोई। ये तो बात हो गई। अब सबसे अंतिम सवाल है, सारी बातें दिल की हिफाजत। घर बैठे कैसे दिल के लक्षणों को पहचानें और कैसे हिफाजत करें और कैसे मेडिकल की सुविधा लें, इस पर आपकी एक अपील कि आप हार्ट से रिलेटेड हैं और देश के जाने माने हैं, आप उस नाम मानते हैं, तो आम आदमी को तो अभी यही पता नहीं होता है कि हार्ट के क्या लक्षण होते बहुत ही उचित उपाय है, वो क्वेश्चन है आपका। अगर किसी व्यक्ति को गैस की ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और जो चूर्ण खाने से, गैस की दवाई खाने के बावजूद भी बार बार हो रही है, तो कृपया करके अपने हार्ट का चेकअप कराएं, वो हार्ट की बीमारी हो सकती है। ज्यादातर पेशेंट हार्ट अटैक के गैस की वजह से हार्ट अटैक हो जाते हैं और लोग इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। अगर गैस की छोटी मोटी बीमारी है, खाना गलत खा लिया तो हो गया, लेकिन बार बार हो रही है, दवाई लेने के बाद भी हो रही है, तो ये गैस नहीं है, कुछ और है। दूसरा, अगर हमको नॉर्मल काम करने में थकान हो रही है जो पहले नहीं होती थी, इसका मतलब है मेरे हार्ट में इफेक्ट हो सकता है। अगर मुझे रात को सोते टाइम सांस की दिक्कत की वजह से उठना पड़ रहा है, तो वो कोई बदहजमी बेचैनी नहीं है, वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं एक और चीज कहूंगा, नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराएं अगर 50 साल से ज्यादा हैं। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये ना सोचें कि मैं इसको एक्सरसाइज करके ठीक कर लूंगा, एक्सरसाइज साथ में करें, बट थोड़ी बहुत दवाई भी लें। लोगों को भ्रांति है कि एक बार दवाई शुरू हो गई तो बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ढंग से अपने व्यायाम को किया, ये किया, तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर बाई चांस आपको कोई हार्ट के सिम्टम लग रहे हैं, जैसे कि छाती में भारीपन, जो कि डायबिटीज के लोगों में नहीं होता, तो अगर आपके डायबिटीज है तो आप अपने आप चेक कराएं, क्योंकि चेस्ट पेन, छाती में दर्द नहीं होगा, गैस हो सकती है। और कई बार जो है हार्ट का दर्द दांत में भी होता है, लगातार होने वाला दांत और दोनों जबड़ों में जो गर्दन की तरफ जाए वो हार्ट का हो सकता है, तो इसलिए चेकअप कराना आवश्यक है। बाई चांस कभी ऐसा लगे कि मेरे को हार्ट में दबाव हो रहा है, सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, तो सबसे पहले डिस्प्रिन की गोली हर एक के घर में होती है, पानी में डालें, घोलें और पी लें, और इमीडिएटली इमरजेंसी में पहुंचे। ये सबसे उचित उपाय आप घर पे कर सकते हैं, और कोई ऐसा उपाय आप घर पे हार्ट का नहीं कर सकते। डॉक्टर अजीत सर ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन की हार्ट की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, व्यायाम करके, आहार को शुद्ध रख के
और अपनी नियमित दिनचर्या को सही तरीके से चालू करके और डॉक्टरी परामर्श के माध्यम से आप अपनी शरीर की सेहत की अच्छी से देखभाल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, आपको खान-पीन भी सुधारना पड़ेगा और जब आपको तकलीफ है तो डॉक्टर से उचित परामर्श भी आपको लेना होगा। खुद को गूगल डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने शरीर की हिफाज़त कर सकते हैं। कीमती वक़्त लिया, सर को हार्ट सर्जरी में जाना है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।